हेलो दोस्तों, कैसे हो? आर्म स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका क्या नाम है? वर्ण विचार। वर्ण क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। भाषा की अगर बात करें, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या है? ध्वनि है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। उसी को हम वर्ण कहेंगे। वर्ण को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मौखिक और लिखित दोनों रूपों में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लिपि। लिपि क्या है इसकी? अ, लिपि यानी कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। जो भाषा है हमारी, उसको कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो ये देवनागरी, हिंदी की जो लिपि रहेगी वो क्या रहेगी? देवनागरी लिपि। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्णमाला क्या है। अगर हम बात करें, अगर बहुत सारे वर्णों को हम इकट्ठा कर दें, ठीक है, वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है ना, व्यवस्थित होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्रम से आने चाहिए, तो ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं कि हमारे स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, मात्राएं कितनी हैं। एक पेपर में पूछा गया था कि जो हिंदी है वर्णमाला को लिखते हुए उसमें कितनी मात्राएं प्रयोग होती हैं? तो यह कितनी होंगी? 10 होंगी। स्वर की बात करें, जो स्वर कितने हैं? 11 है। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। लेकिन जो मात्रा है ना वो 10 रहेंगी। 11 स्वर है ना, 11 में से एक री है वो हट जाएगा। री को हटा दे तो हमारे पास 10 ये स्वर बच जाएंगे। 10 स्वर बचेंगे तो हमारी मात्रा कितनी बचेंगी? 10। तो व्यंजन कितने हुए हमारे? 33। अगर बात करें कि स्वर क्या होते हैं, किनको कहा जाता है स्वर? जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय अगर हवा बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से, हम कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से, जिनका हम उच्चारण करते हैं बिना किसी रुकावट के मुंह से अगर हवा निकलती है तो हम उनको क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम? स्वर। ये क्या होते हैं? किसी पे निर्भर भी नहीं होते। यहाँ हम देखते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। ठीक है, ये कितने हो गए? 11 स्वर। जो री है, इस वाले री का मैक्सिमम जो प्रयोग होता है वो संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे ऋषि, ऋण, इस तरह से उनमें किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हमने स्वर पढ़े, व्यंजन क्या है उसी तरह से। तो व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु क्या है? रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है। अगर वायु रुकावट के साथ बाहर निकल रही है, कहीं ना कहीं रुक रही है, ठीक है, उसके बाद बाहर निकल रही है, तो वो क्या हो जाएंगे? व्यंजन। उन्हें व्यंजन कहते हैं। एक और चीज है, जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण क्या है? स्वतंत्र नहीं होता, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जैसे ये कितने व्यंजन होते हैं? स्पर्श 25 व्यंजन होंगे। ये आता है कई बार, पूछते भी हैं कि स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ये 25 हो जाएगी। ठीक है, अब इनको किस तरह से हम याद करेंगे? इसको याद करेंगे कचट तप से। ये एक ट्रिक है। कचट तप एक तरह से ट्रिक है जिसके द्वारा हम याद करेंगे। जैसे कैसे हो जाएगा? क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग, प से प वर्ग। इस तरह से ये कचट तप ट्रिक याद करनी है आपको। इनका क्रम याद हो जाएगा। फिर हम उच्चारण स्थान याद करेंगे, तब हमें ये हेल्प करेगा कचट तप। इसी क्रम से हम फिर आगे उच्चारण स्थान भी याद करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते, जो क वर्ग है उसमें क्या क्या आएगा? क, ख, ग, घ, अंग। तो ये रहेंगे। अब ये कितने हो गए? 5। इसी तरह से 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वर्ग बन रहे हैं। 5 ये वर्ण लिखे गए हैं, तो 5 गुना 5, तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। इस तरह से स्पर्श जो व्यंजन है वो 25 हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ये। त वर्ग के अंदर ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग के अंदर त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंदर प, फ, ब, भ, म। इस तरह से रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास पांचों के पांचों वर्ग आ गए हैं। इसके अंदर 5 5 वर्ण रहेंगे। ये स्पर्श व्यंजन कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे।
अब हम देखते हैं जो अंतस्थ है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, ये पेपर में पूछा जाता है, जिनका स्थान जो स्वर और व्यंजन के बीच में माना जाता है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, य, रे, ले, वे, यानी कि अंतस्थ है, बीच में जो स्थित होंगे वो। यहाँ क्या कौन कौन से आ जाएंगे, य, रे, ले, वे, ये आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो ऊष्म व्यंजन है, ज्यादा जिसमें घर्षण लगेगा, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, श, स, से, है, तो ये कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन के आ जाएंगे तीनों से। आगत वर्ण की बात करें तो ये सैकार भी बोलते हैं इसको। आगत वर्ण की बात करें, आगत वर्ण कौन कौन से जो दूसरी भाषा से आए हैं, जैसे ओ, ज, फ, इनके नीचे क्या है, ये बिंदी लगाई गई, ये अरबी फारसी शब्द, ये वर्ण हो गए अरबी फारसी वर्ण, कि ये आए हुए वर्ण है। जो इस वाले वो का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, जैसे डॉक्टर, जो इंग्लिश वाले शब्द हैं हिंदी में लिखे जाते हैं, डॉक्टर है, ठीक है, इस तरह से इसमें होते हैं। फिर है संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी है, 4 है। उष्म व्यंजन भी 4 थे, अंतस्थ व्यंजन भी 4 थे, 11 अंतस्थ थे, उष्म श है। और संयुक्त व्यंजन की बात करें, श, त्र, ज, श, इस तरह से क्या है, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे इससे। जैसे श, इसमें क्या हो जाएगा, क और श का मेल हो जाएगा, ये जो श है ये कौन सा है, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला आएगा। फिर हम बात करें त्रय की, त्रय में क्या क्या मिलके बने हैं, तय और र, तय और र जो वर्ण है वो मिलके बने हैं। जैसे इसके नीचे हलंत लगाना है, क प्लस अगर इसके नीचे भी हलंत लगाएंगे तो फिर आगे ए और लिखा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब जो जे का क्या हो जाएगा, ज प्लस ये, जे, और श्र का क्या हो जाएगा, श प्लस र, श प्लस र, हमारे ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अब हम बात करते हैं जो स्वर है उनके कितने भेद हैं, तो स्वरों के भेद की बात करेंगे। यह क्या, उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहेंगे, मात्रा कहते हैं। उच्चारण में जो समय लगेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, उसको मात्रा कहते हैं। ये तो हो गई मात्रा की। अब उसी के आधार पर हम दो तरह से इसको बांटेंगे, क्या क्या बांटेंगे, क्या क्या इसके नाम रहेंगे, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, दो कैटेगरी में हम इसको बांटेंगे। जैसे हर्षल स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, यहाँ उच्चारण में क्या लगने वाले समय को हम मात्रा के द्वारा दिखाएंगे। अब हर्षल स्वर क्या है, जिसमें एक मात्रा का समय लगे। दीर्घ स्वर कौन सा है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय दिखाई देगा, वहां पे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर है। अब हर्षल स्वर की बात करें, ठीक है, इसमें एक मात्रा यानी कि कम समय लग रहा है, जैसे कौन से, 4 संख्या में हो जाएंगे, ये 4 याद रखना। हर्षल स्वर कितने हैं, 4, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ए, ई, ऊ, री, ये हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो दीर्घ स्वर है, जिसमें ज्यादा समय लगेगा, हर शब्द से दो मात्रा का समय लगेगा। अब इनकी संख्या की बात कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये कितने हैं, 7 हो जाएंगे। दीर्घ स्वर याद करने हैं 7, हर्षा स्वर कितने याद करने हैं, 4। तो हर जो दीर्घ स्वर है, जिनमें जिन स्वरों के उच्चारण में हमें दो मात्रा का समय दिखाई दे या लगता है दो मात्रा का, तो वो कौन से हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। जैसे संख्या देख लेते हैं, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, इस तरह से ये हो जाएंगे। जैसे आ क्या है, ए प्लस ए, अगर मेरे दो मात्रा का हो गया ना, ए को मिलने से आ हो गया। ऐसे ई दो ई मिलाने से बड़ी ई बनी, तो इस तरह से ये दीर्घ हो गए। तो ये कितने होंगे, संख्या में 7 हो जाएंगे। एक और आता है जो प्लुत स्वर, अभी तो हटा दिया गया है, फिर भी उसके विषय में आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्लुत स्वर क्या थे, जिनको दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगेगा, या फिर हम कह सकते हैं 3 मात्रा का जिसमें समय लगेगा, वो प्लुत स्वर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ओम लेते हैं। ओम किसका, जो संस्कृत में प्रयोग होता है ना, ओम, तो उस तरह से क्या है, वो प्लुत स्वर के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं, पहले तो हमने देखा उच्चारण के आधार पर कितने थे, 2 टाइप थे, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। अब बात करते हैं जो ओष्ठ की आकृति के आधार पर हम स्वर को कितने भागों में बांट सकते हैं, ये भी 2 ही रहेंगे। देखो उच्चारण की लगने के समय में वो भी 2 है, ओष्ठ की आकृति की बात करें तो वो भी 2 तरह से, 2 2 याद करना है। अब क्या है, इसके टाइप देख लेते हैं। जो वृत्ताकार
सवर होते हैं, और एक अवृत्ताकार, यानी कि दो टाइप ये हो गई, फर्स्ट वृत्ताकार, सेकंड अवृत्ताकार। वृत्ताकार जैसे नाम से पता लग रहा है, जब भी हम उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करते समय क्या है, उच्चारण करते समय अगर ओष्ठ की जो आकृति बन रही है वो वृत्ताकार है, गोल बन रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वृत्ताकार स्वर कहेंगे। अगर वृत्ताकार नहीं बन रही है, ठीक है, यानी कि गोल नहीं हो रहे, या तो लंबे हो रहे हैं, खिंच रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, वो क्या है, अवृत्ताकार के अंदर चले जाएंगे। गोल नहीं हो तो अब अवृत्ताकार, अगर गोल हो गए उच्चारण करने के आधार पर, तो फिर वो वृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। अब जो ओष्ठ वृत्ताकार कौन से होंगे, जैसे इनकी संख्या भी 4 रहेगी, उ, ऊ, ओ, औ। ये 4 जो वर्ण हैं ये ओष्ठ वृत्ताकार के अंदर आ जाएंगे। जो अगर हम उच्चारण करें तो ये कितने बनेंगे, क्या बन जाएंगे, ओष्ठ गोल हो जाएंगे इनका उच्चारण करते समय। अब है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार क्या है, जब हमारे ओष्ठ गोल नहीं होंगे तब क्या होगा, या लंबे हो जाएंगे। तो क्या है वृत्ताकार में, ए, आ, ई, आई। तो इनका अगर उच्चारण हम कर रहे हैं तो इसमें हमारे जो होस्ट की जो आकृति बनेगी वो गोल नहीं बनेगी, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अवृत्ताकार का। अब जो वृत्ताकार स्वर कितने देखिए, 4। वृत्ताकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो जाएंगे। वो कितने हैं, 4 हो जाएंगे। इस तरह से दो भागों में हमने बांटा। यहाँ हम बात करते हैं जो व्यंजन का वर्गीकरण होगा वो कैसे करेंगे। देखो, व्यंजन का वर्गीकरण हम दो आधार पर करेंगे। एक तो उच्चारण की दृष्टि से स्थान के आधार पर, उच्चारण की दृष्टि से प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। हम दो तरह से इसका व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। जैसे हमने याद किया था कचट तप क त प, ठीक है, इस तरह से हमने क्रम से लिख लिए हैं ये वर्ण। अब इनका किस तरह से करना है, देखो कचट तप में क्या है, जो शुरू वाला है वो कंठ से हो जाएगा, ठीक है। हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनके अंदर इन जो वर्ण है हमारे, इनका उच्चारण स्थान होता है, किस किस तरह से होगा वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो क वर्ग है हमारा, क वर्ग के साथ में है भी आएगा, ठीक है। क वर्ग के साथ में अगर है आ जाए तो उसका जो उच्चारण स्थान होगा कंठ या कंठ से होगा, किससे होगा, कंठ से होगा। फर्स्ट हमारा कंठ से हो जाएगा, उससे थोड़ा सा अगर ऊपर हम अपने गले में जाए, जैसे कंठ हो गया, कंठ के बाद थोड़ा सा ऊपर अगर जाए, जैसे तालु, वहां तालु हो जाएगा। जैसे च छ आप लाइन बोलोगे ना, च छ, यहाँ देखो कहाँ से हमारा उच्चारण आ रहा है, च छ, तो वो जगह कौन सी हो जाएगी, तालु की हो जाएगी। वहां किसका उच्चारण हो जाएगा, तालु। अब तालु में कौन कौन से आएगा, पूरा तो च वर्ग आएगा, इसके अलावा य और श, य और श। जैसे पेपर में पूछा जाता है ये वाला श है ना, इसका उच्चारण स्थान बताओ कौन सा है, तो ये तालु होगा। अब च जहां से बोला जा रहा है च, ये कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि हमें स का उच्चारण आता ही नहीं, तो हम कैसे बोले, तो ये क्या है, तालु। यहाँ से देखो ये च बोला, स बोला, च स, इस तरह से बोल के देख लो, तो इसका उच्चारण वहां से होगा। ये भी आपको याद रखना है, ये जो स है इसका जो उच्चारण स्थान रहेगा वो तालु है, याद करना है, ये तालु है, ये पूछा गया है पेपर में, इसका कौन सा उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट। जो ट वर्ग रहेगा उसका मूर्धन्य है, मूर्धा रहेगा। अब ट ठ, जैसे हम जीभ को थोड़ा सा फोल्ड करके तब ऊपर बोलते हैं, जैसे ट ठ बोल के देखो, पता लग जाएगा उच्चारण स्थान का, तो वो क्या है हमारा, वहां मुर्दा है, या मूर्धन्य भी बोल सकते हैं हम इसको। इस च वर्ग वाले को तालव्य बोल सकते हैं, क वाले को कंठ बोल सकते हैं, च को तालव्य, ट को मूर्धन्य। अब पूरा तो हमारा ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, और ये जो दो हमारे आगत वर्ण है तथा व का जो उच्चारण है, व का जो उच्चारण है ना वो भी मूर्धा से ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे जो दंत से, दांत से बोले जाएगा वो सारा तय वर्ग रहेगा, त थ द ध न, ये सारा हमारा किससे आ जाएगा, दांत से आ जाएगा, दंत से बोला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ओष्ठ से कौन सा है, प वर्ग हमारा रह गया यहाँ पे, त थ कचट तप प लास्ट हो गया ना, प फ ब भ म, ये सारे ओष्ठ से बोले जाएंगे, प फ ब ब, तो ये सारे क्या, ओष्ठ है, इसका ओष्ठ हो जाएगा उच्चारण स्थान। अब दो अलग रहते हैं हमारे, एक तो वत्स, एक दंतोष्ठ। जो ये है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में क्या है, दांत और ओष्ठ इन दोनों का क्या होगा, मेल होगा। दांत और ओष्ठ का मेल होगा तो कौन कौन से बोले जाएंगे, व और फ। दंत भी इसका प्रयोग करें और ओष्ठ का भी प्रयोग करें, व फ,
तो ये किसके हो गए, दंत ओष्ठ का हो गया। वत्स जो है दंत मूल, यानी कि जो दांत है उसका मूल से ही जो बोले जाए ज स र ल, तो ये वाला श जो है ये कौन सा दंत मूल में आ जाएगा, किस में आएगा, दंत मूल में आएगा। वत्स से इसका क्या उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सारे इसके उच्चारण स्थान देख लिए, जो व्यंजन है हमारे व्यंजनों के उच्चारण स्थान। उच्चारण प्रियतन के आधार पर जो व्यंजन है उसके कितने टाइप है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो उच्चारण प्रियतन है ना, उसके कई सारे टाइप्स हैं। एक तो हम देखेंगे कि श्वास में कंपन हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो श्वास की मात्रा थोड़ी निकल रही है, ज्यादा निकल रही है। नेक्स्ट जो थर्ड वाला देखेंगे जीवा या अन्य अवयव द्वारा श्वास के अवरोध। ठीक है, श्वास कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, उस प्रक्रिया के आधार पर हम क्या है उसको ये क्या नाम देंगे, प्रियतन के आधार पर। ओके। ओके, सबसे पहले जो बात करेंगे स्वर तंत्री में श्वास का जो कंपन होता है उसके आधार पर कितने टाइप्स हैं। तो स्वर तंत्री में अगर श्वास का कंपन है उसके आधार पर हम दो तरह से भाग करेंगे इसके, एक तो अघोष में, एक सघोष में, दो भाग किए गए हैं, अघोष और सघोष। जो ए घोष है उसमें ए आया घोष, यानी कि कोई कंपन, श्वास में कोई कंपन नहीं हुआ है, तो कंपन नहीं है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं है तो ए घोष हो जाएगा। अगर से घोष स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है उच्चारण करते समय तो हम क्या कहेंगे, से घोष। अगर नहीं हुआ तो हम कहेंगे ए घोष। अब इसको याद करेंगे, जो ए घोष है, ए घोष कहाँ से शुरू होगा, वन से, एक से शुरू होगा, एक और दो, शुरू वाले दो ले लो, यहाँ पे शुरू वाले दो ले लो, बाकी जो बचे तीसरा चौथा पांचवा, जो वर्ग के जो वर्ण है, पांच पांच देखे थे ना हमने, एक वर्ग के अंदर पांच वर्ण थे, पांच वर्ण में से जैसे क ख ले लिया या ग घ अंग, तो ये सारे किस में चले गए, सघोष में। दो इधर ले लो, दो उधर, तीन उधर ले लो, जैसे च छ लिया, जय झ य, तो ये सारे किस में चले गए, सघोष। इस तरह से हमने इनको बांटना है। एक दो इधर रखा, तीन चार पांच उधर रखा। अब आगे क्या है, से से, तो ये जो तीनों से है ना ये इधर आएंगे, कंपन नहीं। नेक्स्ट जो से घोष है, यहाँ पे से रख लिए, उसके बाद जो है वो है यहाँ ना लगा के उस साइड हमने लगा दिया, इसके साथ में य र ल व है, य र ल व है, यहाँ पे है जोड़ दिया, और सारे के सारे स्वर के क्या हो जाएंगे, से घोष। एक बार पूछा गया था जो स्वर होंगे क्या होंगे, ए घोष से घोष क्या होंगे, तो ये से घोष होंगे। ठीक है, य र ल व है प्लस स्वर, इसमें एक दो आएगा, उसमें तीन चार पांच, इस तरह से स्वर तंत्रियों में जो श्वास का कंपन है उसके जो भाग किए गए हैं वो हमने देख लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जो श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर किस तरह से हम इनको बांटेंगे। तो श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर इसके भी दो भाग है, एक अलप प्राण एक महाप्राण। सबसे बच्चे ज्यादा कहाँ कंफ्यूज होते हैं, घोष है, घोषल प्राण महाप्राण, याद कर लेते एक बार फिर भूल जाते हैं। अब यहाँ देखो अलप प्राण या अघोष की बात करें, अघोष में हमने सबसे पहले वन लिया था ना, तो अलप प्राण में भी वन ले लो, बस इतनी सी कहानी है इसकी। अघोष अलप प्राण, एक लॉजिक तो हमारे पास मिल गया कि अघोष हो चाहे अलप प्राण हो, जो पहला वर्ण है वो तो आएगा। अब बात करते हैं, देखो अघोष छोटा है या अलप प्राण छोटा है, तो अलप प्राण बड़ा है ना, अलप प्राण लिखते हुए देखो वर्ण ज्यादा है इसमें, वर्ण ज्यादा आ रहे तो इसमें ज्यादा वर्ण लिख दो, एक तीन पांच। अब अघोष छोटा था तो इसमें छोटे कम कर दो, वन से तो स्टार्ट है ही दोनों, एक और दो लिख दो। ठीक है, अलप प्राण में एक जो ओड नंबर है वो लिख दो, एक तीन पांच, इस तरह से लिखने हैं। महाप्राण जो है उसमें क्या आ जाएंगे, दो चार आ जाएंगे। ठीक है, एक तरह से इन दोनों में कंपेयर करें तो अलप वैसे तो थोड़े के लिए है, लेकिन इसमें वर्ण ज्यादा रहे हैं, एक तीन पांच तीन वर्ण आए। महाप्राण नाम तो बड़ा है, महान है, ठीक है महा, और इसमें वर्ण कितने आए, सिर्फ दो ही आए। इस तरह से इनमें भी आप कर सकते हो, ये एक दूसरे के उल्टे हैं कि अलप में ज्यादा वर्ण आएंगे, महाप्राण में कम आएंगे, इस तरह से आप देख सकते हो। अलप प्राण में क्या है, जैसे हमने वहां पे क्या देखा था, अघोष के अंदर से थे और एक दो था, अब एक आ गया, इसमें क्या उल्टा करना है, जो सघोष वाली चीज थी वो अलप प्राण में लिख दो, य र ल व, है छोड़ दो, है को वही से है के साथ जोड़ दो महाप्राण में। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, जो आपको इस तरह से देखो, इस तरह से देखो हमारे पास यहाँ पे अघोष है, यहाँ पे अलप प्राण, एक एक से शुरू है। अब अलप प्राण है यानी कि थोड़ा इसमें ज्यादा चीजें डालनी है, एक तीन पांच लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अघोष के अंदर एक दो तो हमने लिखना है, इसमें से
लिखा है नहीं लिखा था, उधर लिखा था है। अब इसमें क्या करना है, ये वाली चीज इधर आ जाओ, क्रॉस में इधर आ जाओ, ये वाली चीज इधर ले आओ बस। है को यहाँ था ना, है को इसके नीचे उतार दो, ऐसे नीचे उतार दो, ऐसे क्रम लिखना है। घोष है, घोष, अलप्राण, महाप्राण। अब ए घोष वाले वर्ण याद कर लो, वन से स्टार्ट है, ये भी वन से स्टार्ट है, ठीक है। ए घोष और अलप्राण में ये देखो छोटा कौन है, वर्णों की संख्या इसमें ज्यादा है तो ज्यादा वर्ण लिख दो, एक तो 1 3 5। इसमें घोष में कम है तो इसमें यहाँ पे 1 2। इस तरह से आपको याद करना है, ट्रिक से किसी भी तरह आप याद कर सकते हो। अन्य अवयव द्वारा जो है श्वास का अवरोध किस किस प्रकार से होता है, तो उसके आधार पर हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 3 तरह से। फर्स्ट हम बात करें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, 3 तरह से इसको बांट सकते हैं। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव या तो वो जीव हो या फिर हम कह सकते हैं होस्ट हो, दूसरे अगर उच्चारण अवयव को क्या करते हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये कितने होते हैं, कैसे मैं तक 25 बनेंगे, ये कितने हैं 25, कैसे मैं तक जितने भी व्यंजन आएंगे वो सारे स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतस्थ जो व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध क्या है, कम होगा, श्वास का अवरोध क्या है, कम होगा, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। जैसे य, र, ल, व, तो ये 4 आएंगे इसमें, ये अंतस्थ में य, र, ल, व। फिर बात करेंगे हम ऊष्म व्यंजन की। घर्षण के साथ हवा निकलने के कारण क्या होगा, श, स, है। ये तीनों श और है को ऊष्म व्यंजन कहा जाएगा, ठीक है। ये सकार है, सकार, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, ऊष्म व्यंजन, और साथ में है। फिर हम बात करते हैं जो ये हमारे पास है अंतस्थ व्यंजन, इसमें से अर्ध स्वर भी हैं। ये और वह दो ऐसे स्वर हैं, ये पूछा भी गया था अर्ध स्वर कौन से हैं, तो अर्ध स्वर कौन से हो जाएंगे, ये वह, वो क्या हो जाएंगे, अर्ध स्वर की कैटेगरी में आएंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार ल का पूछ लेते हैं या फिर रे का, तो क्या है, ल तो पार्श्विक है और रे लुंठित है। अब ल के साथ में ल वाला नहीं लगाना है, तो नहीं लगाना, वो दूसरे में चला जाए, किसके साथ, रे के साथ। तो रे लुंठित है, ल पार्श्विक है, ल का पार्श्विक रे का लुंठित हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। जो हमारे पास अंतस्थ व्यंजन है 4 या रलेव है, उनमें से हम क्या है अर्ध स्वर भी निकालते हैं। कौन कौन से अर्ध स्वर, य और व, इन दो, ये 2 संख्या में हो जाएंगे जो कि अर्ध स्वर रहेंगे। अब जो ल है और र है, अब इनको किस कैटेगरी के आधार पर हम बांटेंगे, तो इनका जो वर्गीकरण है, जैसे ल को हम पार्श्विक बोल देंगे, र को लुंठित बोलेंगे। अब आपके ऊपर है किस तरह से आप याद करोगे, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, जब हम ल का, ल वर्ण का अगर याद कर ले तो उसके साथ में ल वाली चीज नहीं आनी चाहिए, यानी कि लुंठित नहीं आएगा, लुंठित दूसरे में चला जाएगा, कौन रहेगा, रे बचा, ठीक है। ल के साथ पार्श्विक, रे के साथ लुंठित, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अ, फिर एक और चीज पूछी जाती है पेपर में, उत्क्षिप्त जो व्यंजन है, बहुत बार पूछा गया है ये। उत्क्षिप्त जो व्यंजन है वो क्या होते हैं, इनका जब उच्चारण हम कर रहे होते हैं तो जीभ पहले तो ऊपर उठेगी, फिर मुर्दा को स्पर्श करेगी, और फिर एकदम से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। ऊपर उठी, स्पर्श किया किसको, मुर्दा को, फिर नीचे गिरी, वे कौन से हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे उनको। जैसे ड और ढ, इनके नीचे बिंदु आएंगे, ये वाले क्या हो जाएंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे 2, ये आपको याद रखना है, ड और ढ, जो इनके नीचे बिंदी आएगी वो क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन। को हम किस किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, देखिए अगर रे स्वर रहित आए, ठीक है, स्वर रहित रे आए, या उसको हम बोलेंगे रेफ, जब स्वर नहीं हो, तो जैसे कर्म है, यहाँ रे, क्या रे के साथ में ए नहीं है, ये क्या है, स्वर रहित है। तो जब भी रे का स्वर रहित रे का अगर प्रयोग हो तो कैसे होगा, इससे नेक्स्ट वाला जो स्वर है, स्वर रहित मतलब स्वर सहित है, मान लो मैं के अंदर ए है, यानी कि स्वर है तो ये मैं के ऊपर चढ़ जाएगा। अगर मैं के ऊपर भी, मैं के अंदर भी क्या स्वर नहीं है, इससे अगले वाले में स्वर है तो उसके ऊपर चढ़ेगा। तो इस तरह से रे का प्रयोग हम करेंगे। फिर एक और चीज आती है, अगर रे से पहले स्वर रहित व्यंजन आ जाए,
अगर जैसे पै आया, यहाँ पे पै क्या है, स्वर रहित है। उसके बाद रे, फिर पै प्लस रे प्लस यो प्लस गए, प्रयोग है ये। इसमें अगर इससे पहले जो व्यंजन आया है वो स्वर रहित आ जाए, तो ये वाला रे इसके पैर में इस तरह से जो तिरछी रेखा है ना, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से पैर। इससे पहले जैसे कई बार ये पूछते हैं पै और रे में आधा कौन सा है, तो जिसके पैर में लगा होता है वही आधा होता है। यहाँ पे अगर आधे की बात करें, आधा कौन है, जो ऊपर चढ़ा हुआ है वो आधा है, ठीक है। यहाँ पै को सपोर्ट देने के लिए, पै क्योंकि आधा है खड़ा नहीं हो सकता, पै को सपोर्ट देने के लिए रे क्या है, इसके पैरों में खड़ा है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधा कौन हुआ, पै हुआ, और रे पूरा है। अब नेक्स्ट बात करें, अगर जिन व्यंजनों का निचला हिस्सा गुलाई वाला हो, जैसे ट है, ड है, इस तरह से गुलाई वाला, तो हम वहां पे रह को किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से ये प्रयोग होगा। ये इस तरह से ये ऐसे घुमावदार हो, ये ऐसे हो जाएगा ये, जैसे ट्रक, ड्रम में। इस तरह से जो गुलाई वाले हैं उसमें इस तरह से हम रੈ का प्रयोग करेंगे। तो ये तीन प्रकार, हम तीन तरह से रੈ को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, कई बार पेपर में देखने को मिलता है, सीधा लिख देंगे जो बलाघात है वो क्या होता है। बलाघात क्या है, तो एक नया ही वर्ड है। तो बलाघात को अगर देखें तो किसी शब्द पे क्या है, उच्चारण में अक्षर पर जो बल दिया जाता है ना, उच्चारण अगर हम किसी का कर रहे हैं, अक्षर पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, तो वो क्या, बलाघात हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुतान की। अनुतान क्या है, जब भी हम बोलते समय क्या, वाक्य में जो सुर का उतार चढ़ाव होता है। अच्छा तुम आ गए, इस तरह से पूछना, अच्छा आ गए तुम। ये जो है वाक्य के जो भाव चेंज हो रहे हैं ना, वो सारे क्या है, अनुतान ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ण विचार है वो खत्म हुआ। आज की क्लास में इतना ही। बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू।